अपने जीवन यात्रा के दौरान जब हम अपनी बाल्यावस्था से किशोरावस्था में, युवावस्था में बढ़ते रहते हैं तो समय के साथ हमारे जीवन में हमारे पसंद नापसंद भी बदलती रहती है, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं भी बदलती रहती हैं। किशोरावस्था में हम सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में तब्दीलियाँ होती हैं, चाहे वह मनोवैज्ञानिक रूप से हों, चाहे वह हार्मोनल रूप से हो या वैचारिक रूप से है। उन्हीं दौरान जब मैं किशोरावस्था से गुजर रहा था तो मेरे अंदर भी एक कवि जागृत हुआ था। मैं भी 2-4 लाइनें उल्टी सीधी लिखने का प्रयास करता था, कुछ हद तक सफल होता था, ज़्यादा तो असफल ही होता था। और उसी में से आज मैं एक आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने लिखी है, विशेष रूप से इस टॉपिक पर लिखी है, नारी। याद तो नहीं है, थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा मुझे। ये मैंने कविता संग्रह लिखने का प्रयास किया था मेरा प्रयास नाम से, जिसका बड़ा आनंद उठाया करते थे मेरे मित्र आदित्य सिंह और सज्जानंद जी। तो मैं भी देवांश नाम से कविताएं लिखता था। आज मैं अपना परिचय भी कर देना चाहूँगा आप लोगों को। अभिवादन स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी देवांश का। तो शुरू करते हैं। नारी ही क्या सकी पात्रा है, नारी ही क्या सकी पात्रा है, क्या पुरुष नहीं इसके अधिकारी। यदि सीता अग्नि परीक्षा देती हैं तो क्या राम नहीं इसके समकारी। नारी ही पुरुष का पूजन करती है, नारी ही पुरुष का पूजन करती है, क्यों पुरुष नहीं नारी का पुजारी। ये बातें पति पत्नी के संबंध में बताई गई हैं। सती शिव के लिए तपस्या करती हैं, क्यों सती भक्त नहीं त्रिपुरारी। नारी को अबला दुबला कहते हो, नारी को अबला दुबला कहते हो, याद रखो काली दुर्गा भी थी नारी। नारी पुरुष की सहभागिनी होती है, नारी पुरुष की है समाधिकारी। यह छोटे से भाव थे मेरे उस समय, उस उम्र के दौरान नारी के प्रति, जो कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। साथियों, आपको पता है कि 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। आज मेरा भी टॉपिक वहीं पर है कि हम महिलाओं की चर्चा, महिलाओं के बारे में चर्चा करें। आप बहुत सारे वीडियो देखते रहते हैं, बहुत प्रकार की बातें देखते रहते हैं। उनमें से मैं नहीं कहता हूँ मैं बहुत नई बातें बताना जा रहा हूँ आपको, लेकिन मेरा एक प्रयास है कि मैं आपको कुछ ऐसी बातें कुछ इस तरीके से जोड़ने का प्रयास करूँ कि आपकी संवेदनाएँ, भावनाएँ मुद्दे से जुड़े। सबसे पहला हमारे जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वह होता है धर्म। हम अपने धर्म से उतने मजबूती से जुड़े हुए होते हैं जितना कि हम अपनी आत्मा से भी उतने मजबूती से जुड़े हुए नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मा का कॉन्सेप्ट ही धर्म से जन्म लेता है और धर्म से ही आगे बढ़ता है। हम विभिन्न धर्मों के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो यह बातें सामने आती हैं कि कहीं न कहीं महिलाओं को पुरुषों से नीचे दर्जा दिया गया है। जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में देना चाहूँगा, आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसा माना जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, माना क्या ये तथ्य भी है, लोगों का स्वीकार्य है, लोगों की आस्था है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सिर्फ 1 शादी की थी। उनसे पहले उनके पिताजी ने 3 शादियाँ की थी, राजा दशरथ ने। लेकिन यह राम के लिए क्रेडिट का विषय था, राम के लिए मर्यादा का विषय था, उन्होंने सिर्फ 1 शादी की। हालांकि हमारे मनुस्मृति में भी इस बात को लिखा गया है, यत्र नारी पूजते तत्र रमन्ते देवता, मतलब जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। इस प्रकार से यदि हम सैंधवकालीन सभ्यता और सातवाहन वंश को छोड़ दें तो बाकी समयों में वास्तव में नारी की क्या गति हुई है उसको आप समझ सकते हैं। जब एक गर्भस्थ शिशु को अपने पेट में लेकर के एक प्रसूता महिला जाती है जंगल में, मैं बात कर रहा हूँ माता सीता का। जिस माता सीता को इतने सम्मान दिया जाता है, उन्होंने जीवन में नारी होने के कारण, एक औरत होने के नाते कितनी कठिनाइयाँ, कितनी समस्याएं सही, वह मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं। मेरा रुचि रहती है कुछ चीज़ें पढ़ते रहें, कुछ समझते रहें। उसी में मैंने कुरान समझने का प्रयास किया। हालांकि मैं उसका बहुत विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करता हूँ। यदि मुझे त्रुटियाँ हो रही हों, चाहे हिंदू धर्म के विश्लेषण में हो, चाहे इस्लाम धर्म के विश्लेषण में या कुरान के विश्लेषण में, तो उसे मेरी नादानी नासमझी आप समझिएगा। उसमें मेरी मॉर्निंग वॉक के समय अक्सर मैं कान में ईयरफोन लगा करके आयतों का हिंदी रूपांतरण सुनता था कुरान की। तो उसमें कुछ लाइनें मुझे बड़ी अजीब सी लगी, जब कहा जाता है कि अल्लाह अपने बंदों से कहता है, अल्लाह अपने नेक बंदों से कहता है कि पुरुष स्त्री आपस में बराबर हैं, महिला पुरुष आपस में बराबर हैं, लेकिन पुरुष महिला में पुरुष का दर्जा ज़्यादा है। मेरी नज़र में पुरुष का दर्जा ज़्यादा है और उससे आगे की बातें थोड़ा और ज़्यादा एग्रेसिव या फिर अच्छी नहीं लगने वाली हैं कि जो पत्नियां होती हैं
ध्यान दीजिए एक शब्द पत्नियां, बहुवचन। जो पत्नियां होती हैं एक पति के लिए सब्जबाग जैसी होती हैं कि वहां जाकर के वह अपने जीवन के दुख को दूर करे और आराम करे। तो यह बातें महिलाओं के बारे में हमारे धर्मों से हमें सिखाई जाती हैं कि अब इसका समाधान हम समाज में ढूंढते हैं। इसी प्रकार से दूसरे धर्मों में भी बातें कही गई हैं। मैं बौद्ध धर्म को भी कोट करना चाहूँगा। बौद्ध धर्म में अब तक के महान सुधारकों में से, महान विचारकों में से महात्मा बुद्ध, जो कि जाति व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे, लेकिन महिलाओं को लेकर के वो उनका भी पूर्वाग्रह बिल्कुल शून्य नहीं था। वह शुरू से ही अपने मठों में, बौद्ध मठों में महिलाओं के प्रवेश को वर्जित मानते थे। कारण जो भी रहा हो, कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा तो अवश्य था। महिलाएं या तो कमी की तरफ जाती हैं या व्यक्ति में कमी लाती हैं, है इशारा इस बात का। इसी प्रकार से विभिन्न धर्मों में, ईसाइयत में, हर धर्म, हिब्रू में, हर जगह आप पाएंगे कि महिलाओं को कहीं न कहीं दोयम दर्जे का समझा जाता है। अब हम अपने गौरवशाली इतिहास में न जाकर के थोड़ा सा वर्तमान की बात करेंगे। मैं कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, पीटी उषा, इन महिलाओं की बात नहीं करूंगा क्योंकि इनकी बातें आप बराबर सुनते रहते हैं। मैं कुछ ऐसी महिलाओं की बात करना चाहूँगा जो कि अपने जीवन में स्ट्रगल कर रही हैं। अपने जीवन को पाने के लिए आप चले जाइए सऊदी अरब में, वहाँ जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अन्याचार, अत्याचार, दोयम दर्जे की नागरिकता का व्यवहार होता है, वो कहाँ शोभनीय है, वह किस हिसाब से जस्टिफाई किया जा सकता है, किस मानवता के नज़र से उसको आप न्यायसंगत ठहराते हैं। जब यूए के सम्राट, वहाँ के महाराजा, वहाँ के प्रधानमंत्री अपनी बेटी को कैद में रखते हैं और उसे वहाँ से निकलने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र, तरह तरह के प्रयास करने पड़ते हैं। तो यह पूरे विश्व में आप चले जाइए, मिडिल ईस्ट में चले जाइए, विशेष मैं बात करता हूँ, आप भारत में चले जाइए। अभी कुछ दिन पहले थॉमस राइटर्स, 2018 की बात कर रहा हूँ, एक उसने अपना सर्वे जारी किया जिसमें 548 विशेषज्ञों से उन्होंने राय ली, जिसमें से 41 विशेषज्ञ भारत के थे। उसमें पूरे विश्व में भारत महिलाओं की स्थिति की बात की गई थी। 2018 में प्रकाशित रिपोर्ट में हमें जानकर के शर्म आएगी, दुख होगा कि हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे निचली पायदान पर, महिलाओं के जीवन की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब भारत में है। लेकिन इस पर भी राजनीति देखिए। 2011 में जब रिपोर्ट जारी की गई थी तो इस भारत को चौथा स्थान प्राप्त था और 2018 में यही जब रिपोर्ट जारी की गई तो इसमें भारत का पहला स्थान था। ये शर्म की बात है कि उस समय जब जो आज पक्ष में हैं, जब वो विपक्ष में हुआ करते थे, उनका ट्वीट आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस चीज़ का सपोर्ट किया था कि यह भारत के लिए शर्मिंदगी की बात है। लेकिन आज वही और उनके समर्थक इस चीज़ पर ही सवाल खड़ा कर देना चाहते हैं कि यह जो रिपोर्ट्स जारी की गई है वह थॉमस रियोट्स की रिपोर्ट गलत है और इसको भारत के विरुद्ध एज अ प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। आप किन किन चीज़ों को झुठलाएंगे, किन किन बातों को झुठलाएंगे? कब तक उन्नाव की बेटी, दिल्ली की बेटी, बदायूं की बेटी, मैनपुरी की बेटी, हैदराबाद की बेटी, मुजफ्फरपुर की बेटी, मुजफ्फरनगर की बेटी, सीतामढ़ी की बेटी, देश भर में घूम घूम के एर्नाकुलम की बेटी, मुंबई की बेटी के नाम पर जो बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, उन पर आप एक ईमानदारी के साथ न्याय नहीं करने देंगे। जब बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेतागण इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कहीं न कहीं कष्ट होता है, दुख होता है कि ऐसे लोगों को जुड़ जाने से ये अपराध घटते नहीं हैं, उनको जो बचाया जाता है वह सबसे ज़्यादा अशोभनीय बातें हैं। मैं कुछ डाटा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। बात 2019 की है, ये डाटा 2019 का है कि भारत में, हमारे देश में हर 1 लाख में से 62.8 लड़की के साथ व्यभिचार, दुराचार हुआ है। जहां 2017 में यह डाटा 58.8 था, वहीं 2019 में 62.4 बढ़ गया, 7% का इजाफा। जब हमारी जीडीपी लगभग 4% की दर से ऊपर जा रही थी तो महिलाओं के विरुद्ध क्राइम जो था वह 7% की रेट से आगे बढ़ रहा था। 2018 की बात करूं तो उस साल हमारे देश में 4,05,862 महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं हुई कि उन्हें कोर्ट कचहरी या फिर FIR के लिए जाना पड़ा। यह रजिस्टर्ड मामले हैं और रजिस्टर्ड मामले ज़मीनी हकीकत को कतई बयान नहीं करते हैं। आप बड़ी बातें जानते हैं कि सच्चाई कहीं इससे बहुत अलग होती है, उसका चेहरा और भी ज़्यादा विद्रूपित और बहुत ज़्यादा दुखदायक होता है। इसी के साथ यदि मैं जेंडर गैप इंडेक्स की बात करूं, जेंडर गैप इंडेक्स में आज हमारी जो स्थिति विश्व में है वह 112वीं है। विश्व में हम 112वीं पायदान पर हैं।
साथ ही साथ जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में हमारी स्थिति तो उस 108वीं पोजीशन पर है। तो आज हम अपने को सीना चौड़ा करके ये नहीं कहेंगे कि हम सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हैं, हम विश्वगुरु बन रहे हैं। हम विश्वगुरु बन सकते हैं, यह बात निश्चित रूप से सत्य है, लेकिन हमें अपने मौलिक मुद्दों को एड्रेस करना होगा, ज़मीनी मुद्दों को एड्रेस करना होगा। जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, जो भी सूचकांक आते हैं, उन पर सिर्फ सवाल खड़ा करने से सवाल का जवाब नहीं मिल जाता है। क्योंकि जो मैंने पहले डाटा दिया आपको, वह नेशनल क्राइम ब्यूरो को डाटे थे कि 4,05,862 महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उसको आप कैसे झुठला सकते हैं? हर 54 मिनट में भारत में एक महिला के साथ बलात्कार होता है, ये हमारे देश की रिपोर्ट है, इसको आप कैसे झुठला सकते हैं? और ये 54 मिनट में एक जो बलात्कार हो रहा है वो रजिस्टर्ड हो रहा है, अनरजिस्टर्ड की बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारी बेटियों, बहुओं, माताओं के साथ कितने अत्याचार इस देश में हो रहे हैं। इनको आपको समझना होगा, गंभीरता से समझना होगा। सिर्फ बातें कर देने से काम नहीं चलने वाला है। आज महिलाओं को ऑब्जेक्टिफिकेशन आप वुमेन के रूप में देखा जाता है, महिलाओं के एक वस्तु के रूप में देखा जाता है। आप आइटम्स हम देखिए, चिकनी चमेली पौवा चढ़ा करके आती है। जब कोई विज्ञापन स्प्रे का होता है, परफ्यूम का होता है, डिओ का होता है, तो उसमें एक बार डिओ मारने के बाद 10 महिलाएं उस पुरुष के ऊपर ऐसे टूटती हैं जैसे मक्खियां टूटती हों। या कहीं न कहीं ऑब्जेक्टिविटी आप वुमेन है, ऑब्जेक्टिफिकेशन हम कर रहे हैं, महिलाओं को एक आइटम सॉन्ग के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जो हम बॉलीवुड में दिखाते हैं, जो हम अपने विभिन्न प्रकार के माध्यमों से दिखाते हैं, विज्ञापनों के माध्यम से दिखाते हैं, वह हमारे सेंटिमेंट्स को, हमारी सोच को प्रभावित करता है। हमें इन पर भी विचार करना होगा। क्या फेयर एंड लवली लगा लेने से, विभिन्न प्रकार के ब्यूटी क्रीम्स लगा लेने से महिलाएं जब खूबसूरत हो जाती हैं तभी उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है? क्या ये कुरूप महिला जो देखने में थोड़ा सा, मैं कुरूप शब्द के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये हर महिला, हर व्यक्ति खूबसूरत होता है, बशर्ते हमारे खूबसूरती का नज़रिया अलग होता है कि हम एक मापदंड स्थापित करके बैठे हुए हैं, उसमें जो फिट बैठता है वो खूबसूरत है और जो उसमें फिट नहीं बैठता वह बदसूरत है। हर व्यक्ति खूबसूरत है, हर व्यक्ति शानदार है, बशर्ते आप उसको समझने की कोशिश तो करिए, उसको जानने की कोशिश करिए। तो ये जो आंकड़े हैं, ये जो बातें हैं, वह इस तरफ इशारा करते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। साथ ही साथ जो इस देश में तांडव से मचा हुआ आयशा की इस दुनिया से चले जाने से, मैं तो समझता हूँ आयशा बहुत भाग्यशाली थी। आयशा बहुत भाग्यशाली थी कि उसके द्वारा किए गए आत्महत्या को पूरा देश रिकॉग्नाइज कर रहा है। आज मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम पॉलिटिशियन, देश का हर राजनीतिक हर व्यक्ति आहत है, दुखी है और इस दहेज प्रथा को बुरा ठहरा रहा है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि 7,115 नारियों को, महिलाओं को दहेज उत्पीड़न के नाम से, दहेज मांगने के नाम पर 2019 में या तो आत्महत्या करनी पड़ी या तो उन्हें उनकी हत्या की गई। अब उनसे ज़्यादा तो सौभाग्यशाली निश्चित रूप से आयशा हैं कि इनको मरने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद लोगों का अट्रैक्शन मिल रहा है। लेकिन उन 7,115 में से कितने को न्याय मिलेगा, कितने को हम आप जानते हैं? इस पर भी हमें विचार करना होगा। हमें समझना ही होगा कि आखिर नारी क्या होती है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं ये नहीं उपदेश दूंगा कि आप महिलाओं का सम्मान करिए, महिलाओं का आदर करिए। ये तो आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, ये आपको करना नहीं चाहिए, ये आपके अंदर होना चाहिए। गलतियाँ सबसे होती हैं, गलतियाँ हर व्यक्ति करता है, हमसे भी गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन ज़रूरी यही है कि हम इंसान है कि उन गलतियों से दूर हटें, उन गलतियों से अपने आप से अलग ले जाएं। तो ये जो मैंने आपके सामने ढेर सारे डाटा रखे, ढेर प्रकार की बातें रखी, उनसे आप इस आशय पर पहुंचने का प्रयास करिए कि हम समाधान की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। समाधान के 3 माध्यम जो सबसे सशक्त मुझे नजर आते हैं वह 3E कहे जा सकते हैं। 3E कहे जा सकते हैं, जिसमें एजुकेशन, महिलाओं को एजुकेट करिए, छोटी छोटी बातों पर सवाल, संदेह, शक मत खड़ा करिए। दूसरा चीज़ एम्पावरमेंट, उनको एम्पावर्ड करिए, उनके अंदर क्षमता विकसित करने दीजिए, उन्हें किरण बेदी बनने दीजिए, उन्हें साइना नेहवाल बनने दीजिए, उन्हें आप PV सिंधु बनने दीजिए। तीसरा इन्फोर्समेंट, जो भी हमारे यहाँ कानून बने हुए, बड़ी लंबी लिस्ट है कानूनों की, दहेज उत्पीड़न से लेकर के पास्को एक्ट तक बहुत सारे कानूनों की एक बड़ी श्रृंखला है, लेकिन क्या उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है? आज मात्र 7 से 10% एक्सक्यूज को हम उनको
सज़ा दिलवा पड़ते हैं। कन्विक्शन और एक्सक्यूज में बड़ा अंतर हो, एक्यूज और कन्विक्शन के बीच जो गैप है उसे पाटना होगा, उसे कम करना होगा, तब हम एक दिशा में बढ़ पाएंगे। साथ साथ इस वीडियो के अंत में मैं अपने जीवन से जुड़ी हुई उन सारी महिलाओं को प्रणाम, नमस्कार और शुभेच्छा देता हूँ, चाहे मेरी दादी श्रीमती स्वर्गीय राजदेवी जी रही हों, चाहे मेरी माँ श्रीमती गीता जी हों, या फिर मेरे जीवन में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हों। मैं अपनी विशेष रूप से अपने स्टूडेंट्स को इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे वो मेरी बच्ची संध्या यादव हो, चाहे आरती विश्वकर्मा हो, चाहे तस्नीम हो या ममता कुजूर हो, कोई भी हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में कभी हार मत मारना, लगातार बढ़ते रहना और दुनिया को जब तक साबित मत कर दो कि तुम एक एम्पावर्ड, बहादुर, साहसी महिला हो, तब तक पीछे नहीं हटना है। अपने आप को प्रमाण, बार बार दुनिया ठोकरें देगी, बार बार सवाल उठाएगी, लेकिन जब तक इस सवालों का आप गला नहीं दबाओगे, उन सवालों की हत्या नहीं कर दोगे अपनी विजय के माध्यम से, तब तक सवाल उठते रहेंगे। जरूरी नहीं कि आप जवाब अपने मुंह से दें, आज जवाब अपने कर्मों से दीजिए और आगे बढ़िए। ये मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। और इस वीडियो को अंत करने से पहले जो ये नारी शब्द लिखा हुआ है इसको मैं उलटना चाहूँगा। जो मेरे कैमरे के पीछे बैठी हुई मेरी धर्मपत्नी रीना जी हैं, उनको मैं ढेर सारा अपने तरफ से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि लगभग 225 वीडियो, ये लंबी श्रृंखला होती है, 225 वीडियो रिकॉर्ड करना आसान काम नहीं होता है। 225 वीडियो में लगभग 220 वीडियो में मेरे कैमरे से पीछे से सपोर्ट कर रही मैं रीना को यहाँ से धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ इस दुनिया की हर महिला को प्रणाम एक बार फिर करना चाहूँगा और हर पुरुष से चाहूँगा कि हमें एक भागीदारी डेवलप करनी होगी, आपस में मिल कर पे आगे बढ़ना होगा। बातें तो बहुत सारी हैं, यदि करी जाए तो कई घंटों बीत जाएंगे, लेकिन हर चीज़ का एक अंत होता है, हर चीज़ को कहीं न कहीं आपको पूर्ण विराम लगाना होता है। तो फिर हम कभी इन विषयों पर बात करेंगे और सारगर्भिक बात करने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे प्रयास आपको अच्छे लगते हैं, उसमें कुछ उम्मीद, कुछ किरण, कुछ सकारात्मक बातें लगती हैं, तो दूसरों तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना ये आपका भी जिम्मेदारी, आपका भी कर्तव्य है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने इस कर्तव्य को निभाएं और साथ ही साथ इस अनुरोध के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जुड़े रहें, मिलते रहें, ऊपर वाले से दुआ करते रहें। ये दुनिया जितनी खुशहाल है उससे ज़्यादा खुशहाल हो, उससे और बेहतरीन हो। इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।